2050 तक देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरी इलाकों में होगी, तो इतनी जगह कहां से आएगी? रीडेवलपमेंट उसका एक जवाब हो सकता है। क्या ये इतना आसान है? बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, परमिशंस लगते हैं, उस बिल्डिंग के जो रहने वाले होते हैं उनके बीच में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। तो तमाम फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। मुंबई एक तरह से नए सिरे से बन जाएगा या उसको बनाने का वक्त आ गया है रीडेवलपमेंट के जरिए? एक वक्त आता है जब आपको पुराने को संभालते हुए नए पहलू की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी होता है, और रीडेवलपमेंट एक वाहिद जरिया है उस मकाम तक पहुंचने का। ये रीडेवलपमेंट वर्सेस रिक्लेमेशन, ये सोचा जा सकता है क्या? मुंबई वाज एक्चुअली 7 आइलैंड्स। वो 7 आइलैंड्स का एक बड़ा आइलैंड रिक्लेमेशन से ही हुआ है। एमएमआर रीजन से कनेक्ट इतना बेहतरीन हो गया हुआ है, रिक्लेमेशन करना की मजबूरी नहीं रही। तो डेवलपर इसे करता होगा, सबसे पहले देखता होगा गणित लगा के अपने पेपर्स पे कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा है कि नहीं। वो गणित क्या कहता है? सबसे बड़ा रोल होता है इज दी लोकेशन। सेल प्राइसिंग में एक डेवलपर को 25% की प्रॉफिट मिलती है तो प्रोजेक्ट वायबल होता है। आपका घर भी टूट गया, आपको किराया मिलना भी बंद हो गया, रीडेवलपमेंट में जाना तो चाहते हैं लेकिन डर बहुत लगता है पुरानी चीजें देख के और सुन के। इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी कमिटीज। वो अपनी हालत खुद पहले समझे, फिर किसी डेवलपर को दे, और वही डेवलपर को दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो। हर वो डीए जो पिछले चंद महीनों में साइन हुआ, मैं उससे रेड फ्लैग करना चाहूंगा कि दोबारा नजर डालें। प्राइम लोकेशन है वो तो प्राइम ही रहेंगी, जो सिटी सेंटर्स हैं वो तो सिटी सेंटर्स ही रहेंगे। वहां पे रीडेवलपमेंट आज नहीं तो कल शुरू होगा। वो कैसे हो, अप्रोच क्या हो, नियम उसके क्या कहते हैं, फाइनेंशियल से लेके अन्य सारा समझना जरूरी है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं शो का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर हम रियल एस्टेट को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप रियल एस्टेट को अच्छी तरह से समझ पाएं और रियल एस्टेट के आपके जो अपने डिसीजंस हैं उन्हें अच्छी तरह से ले पाएं। तो आज भी एक ऐसे ही मुद्दे पर, एक ऐसे ही टॉपिक पर बातचीत होगी जिसका नाम है रीडेवलपमेंट। आप कहेंगे ये क्या लेकर आ गए? तो मुंबई या एक दो तीन और शहर जो कि देश के बड़े महानगरों में जिनकी गिनती होती है, वहाँ के लोग काफ़ी हद तक इस शब्द से वाकिफ़ हैं। खास तौर पे मुंबई के लोग तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है क्योंकि यहाँ रीडेवलपमेंट का बोलबाला है और इस वक्त तो रीडेवलपमेंट की बाहर आई हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक ताज़ा रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से। अच्छा, पहले ये बता दूं जिनको नहीं आइडिया है कि रीडेवलपमेंट मायने क्या, बहुत सारे शहरों में अभी ये फिनोमेना उस हद तक निकल कर नहीं आया। तो देखिए जनाब, जब शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें बन जाती हैं, उनकी एक उम्र हो जाती हैं, जगह की कमी पड़ने लगती हैं, वो बिल्डिंगें ऐसी जगह पर होती हैं जिस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है, यानी शहर के बीचों बीच हो सकते हैं, शहर के सीबीडीज़ में हो सकते हैं, शहर के ऐसे इलाके जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वहाँ की बिल्डिंगें अगर पुरानी हो गई हैं, खासतौर पर रिहायशी हम बात कर रहे हैं, तो फिर रीडेवलपमेंट मायने उन बिल्डिंगों को तोड़कर उनकी जगह नई बेहतर बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जिसमें जो लोग पहले रह रहे थे उनके लिए तो जगह निकले ही निकले, कई और लोगों को वहां पर लाया जा सके, और इस पूरे प्रोसेस को रीडेवलपमेंट कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान है इन टर्म्स ऑफ कि हम उसे समझें, हालांकि इसमें अंदर बहुत सारी जटिलताएं हैं। वो जो लोग रीडेवलपमेंट में गए हैं, जिन्हें इसका आभास है, वो उसे जानते होंगे। लेकिन खास तौर पे हमारे बड़े अर्बन सेंटर्स, मसलन मुंबई, जहां पर जगह की बहुत कमी है, वहां पर ये रीडेवलपमेंट काफ़ी सालों से चलता है, लेकिन इस वक्त अपने चरम पर पहुंच रहा है। कारण क्या है वो आगे जानेंगे। दिल्ली जैसे शहर में भी रीडेवलपमेंट अब काफ़ी होने लगा है, उतना नहीं जितना मुंबई में, लेकिन हाँ, और आगे चल के हमें लगता है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, इवन आपके टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस स्पेस पे हमारा अर्बनाइजेशन इस वक्त हो रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 तक देश की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहरी इलाकों में होगी, तो इतनी जगह कहाँ से आएगी? तो रीडेवलपमेंट उसका एक जवाब हो सकता है। अब जो रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक इंडिया की, ये मोस्टली बात कर रही है मुंबई की, लेकिन मुंबई एक मॉडल है जिसको लेकर हम रीडेवलपमेंट को समझेंगे। और ये रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ रीडेवलपमेंट के जरिए ही मुंबई में 44,000 से ज़्यादा नए घर बनाए जा सकते हैं, जिनकी कीमत 1,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा निकलेगी अगर कैपिटल वैल्यू की बात करें। तो क्या रीडेवलपमेंट का ये पोटेंशियल आप और हम समझते हैं? इसमें आपके लिए और हमारे लिए जानने वाली क्या बात है? आप कहेंगे रीडेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, हो, मेरा तो इतना है कि अगर मेरी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो तो मुझे उसमें घर मिल जाए। तो जनाब, उसके लिए आपको इस रीडेवलपमेंट नाम की चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा। फिर
क्या ये इतना आसान है? रीडेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे परमिशंस लगते हैं, आपकी अपनी परमिशन लगती है जो कि इतनी आसान नहीं। एक बार बड़ी बड़ी परमिशंस आ जाए, लेकिन जो सोसाइटी के रहवासी होते हैं या उस बिल्डिंग के जो रहने वाले होते हैं उनके बीच में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। तो तमाम फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में पूरा फोकस होगा रीडेवलपमेंट के ऊपर, इसके तौर तरीकों के ऊपर, नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट के ऊपर, फिर इसका एक बहुत बड़ा पहलू जो इसके फाइनेंस पे जाता है। पैसा लगता है अच्छा खासा, आप बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कितनी वाइबल होती है ये जो रीडेवलपमेंट वाली पूरी प्रोसेस है, इसको भी समझेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे पास दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है गुलाम ज़िया साहब, सीनियर एडी नाइट फ्रैंक इंडिया, जिन्होंने ये रिपोर्ट तामील की है, सही शब्द है, बिल्कुल बनाई है, राइट। और साथ में जुड़ रही हैं विनीता दलाल, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर है बाउंड के कैपिटल की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो गुलाम साहब, सबसे पहले रिपोर्ट से ही शुरुआत करते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें तो मैंने, जो आपकी हेडलाइन है वो यही कहती है रिपोर्ट की कि 44,000 न्यू होम्स जिनकी कीमत 1305 बिलियन, मतलब हिंदी में जब कन्वर्ट करूं या इंडियन रुपीस में तो अरब हो जाता है सीधा सीधा। तो चलिए 30,000 करोड़, हाँ, तो उसकी कैपिटल वैल्यू पे तो बाद में जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये रीडेवलपमेंट की कहानी जो आप इतनी बड़ी पूरी रिसर्च करके लेकर आए हैं, ये हमें क्या बता रही है? क्या मुंबई एक तरह से नए सिरे से बन जाएगा या वो उसको बनाने का वक्त आ गया है रीडेवलपमेंट के जरिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। और शायद मुद्दा इस रिपोर्ट के कारण एक बहर मुलाकात हो गई है। तो ये जो सब्जेक्ट है रीडेवलपमेंट का, इसका जैसा आपने जो बैकग्राउंड पहले आपके सारे सामीन को समझाया, वो यूँ है कि जो शहर जहाँ पर इमारतें एक अरसे से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, या तो वेयर एंड टेयर या पुरानी बिल्डिंगें ख़राब तामीर अगर कुछ इस तरह की हो कि दोबारा रीडेवलपमेंट चाहती हो, रिपेयर और मेंटेनेंस चाहती हो, तो रीडेवलपमेंट ज़रूरी हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब शहर में तरक्की बहुत ज़्यादा हुई हो और ग्रोथ की वजह से कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग जो यूटिलिटीज़ हैं इन इमारतों की, इसके एवज़ में अगर कोई दूसरी इमारत खड़ी हो जाए तो बेहतर उसका हर्जाना या उसका मुआवजा बेहतर मिल सकता है। तो ये सारी परिस्थिति जो है इस सिम्त में इशारा करती है कि अब ये मकाम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है। और जैसा आपने बताया कि पॉपुलेशन पर भी ये डिपेंड करता है कि जिस रफ्तार से किसी भी शहर की, किसी भी अर्बन डेस्टिनेशन लोकेशन की ग्रोथ हो रही हो, तो जहाँ पुराने इलाके हैं वहाँ पर रीडेवलपमेंट का केस स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और जहाँ तक सवाल है मुंबई का, मुंबई में रीडेवलपमेंट तो मैंने पिछले 35 साल के करियर में कई सालों से होता हुआ देखा है। अगर आपने उस फेज़ को, उस दौरान जो जब बांद्रा जैसे इलाके में रीडेवलपमेंट हो रहा था, वो एक पुराना फेज़ था जब पुरानी 2-3 मंजिला इमारतों के आसपास कॉलम खड़े किए जाते थे और उनके ऊपर एक नई इमारत बना दी जाती थी। पर वो बहुत ही हैफेजर्ड और अनऑर्गेनाइज तरह का रीडेवलपमेंट हो रहा था। तो रीडेवलपमेंट कोई नई बात नहीं है, होता चला आता है। लेकिन DCPR जो 34 गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई का जो नया डेवलपमेंट कंट्रोल प्लान लॉन्च किया है, उसमें कुछ इतनी खूबसूरत पहलू उन्होंने इस चीज़ के लिए मैसर कराए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं कि अब रीडेवलपमेंट की जो लहर सी उठी है वो इस कारण से हुई है कि DCPR ने इसको इतना सुविधाजनक, इतना साफ़ सुथरा और इतना क्रिस्टल क्लियर बना दिया है कि आप एज ए सोसाइटी मेंबर समझ सकते हो कि आपको रीडेवलपमेंट के बाद किस किस्म के मकान मिलेंगे, क्या एरिया मिलेगा। और डेवलपर के लिए भी, चूंकि अब वेरियस ऑप्शंस है, 33(7), 33(9), 33(11), इतने सारे क्लॉजेज आ गए हैं जिसके अंतर्गत में जहां आपको बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं, उस क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए आप रीडेवलप कर सकते हो। तो रीडेवलपमेंट की फीजिबिलिटीज़ बड़ी हैं। तो ये सब के चलते कम से कम मुंबई, जैसा आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रोल मॉडल, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा मुंबई ने एक रोल मॉडल दिया है सारे मुल्क को कि अगर कहीं पर भी रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है तो हम बताएंगे आपको कि क्या बेहतरीन तरीका है। क्योंकि जैसा आपने बताया, दिल्ली शहर में भी कई ऐसे सारे कॉलोनीज़ हैं, ओल्ड कॉलोनीज़, जो इस समय रीडेवलप हो रही हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं। मुंबई की कॉलोनीज़ है रीडेवलपमेंट तो उसके सामने शायद साइज़ में फीका पड़ जाए, लेकिन वो सारी तामीरात जो हो रही हैं वो अभी भी बिल्कुल स्क्रैचिंग द सरफेस जिसे हम कहते हैं कि बस एक शुरुआत सी है।
तो चाहे वो मुंबई, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो हैदराबाद हो या कोई भी शहर, जिस शहर की अपनी एक तारीख हो, जिस शहर का अपना एक पुराना कल्चर हो, वो एक वक्त आता है जब आपको पुराने को संभालते हुए नए पहलू की तरफ कदम बढ़ाना ज़रूरी होता है, और रीडेवलपमेंट एक वाहिद ज़रिया है उस मकाम तक पहुँचने का। राइट बहुत खूबसूरती से आपने रीडेवलपमेंट को समझाया, लेकिन इसके कई पहलू हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। विनीता हमारे साथ है, लेकिन मुंबई, अगर विनीता अगर इन पर्टिकुलर मुंबई की बात करें, ये चीज़ हो गई रीडेवलपमेंट, और चूंकि आप सिंगापुर से लौटी हैं, वो भी एक रोल मॉडल है, खुद मुंबई भी रोल मॉडल, मतलब रोल मॉडल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट देख चुका है, बहुत सारे गल्फ कंट्री में भी देखते हैं। रिक्लेमेशन, क्योंकि समुद्र है इस शहर के पास, तो रीडेवलपमेंट मतलब आप मौजूदा ज़मीन पर बने हुए घरों से घरों को रिप्लेस करेंगे, और एक है कि आप लैंड ही रिक्लेम कर लें, समुद्र में थोड़ा रेत डाल के वहाँ पर लैंड बनाएं, जो कि हमने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण देखा है। सिंगापुर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी खड़ी हैं, दुबई में खड़ी हैं, और भी कई जगह हैं दुनिया में जिनके पास समुद्र हैं, वहाँ किया है। तो ये रीडेवलपमेंट वर्सेस रिक्लेमेशन, ये सोचा जा सकता है क्या? थैंक यू सो मच विपिन जी टू हैव मी हियर, एंड सॉरी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ आज, बट आई विल ट्राई एंड मेक अप मोर देन फॉर इट विथ दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। अगर आप मुंबई की हिस्ट्री देखेंगे तो मुंबई वाज एक्चुअली 7 आइलैंड्स। राइट। वो 7 आइलैंड्स का एक बड़ा आइलैंड रेक्लेमेशन से ही हुआ है, और वो हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम के इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई। तो वो एक्चुअली रेक्लेमेशन इज समथिंग दैट मुंबई हैज ऑलरेडी सीन। एंड अगर आप कफ परेड देखेंगे जो मुंबई में है, और यहाँ की बहुत ही ऊंची और बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन है रहने के लिए और ऑल्सो ऑफिसेस के लिए, पूरा कफ परेड जो था वाज रिक्लेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश इन द 60s एंड 70s। तो रेक्लेमेशन इन मुंबई हैज ऑलवेज हैपेंड, बिकॉज अगर हम मुंबई की हिस्ट्री और मुंबई की डेमोग्राफिक कंपेयर करेंगे तो मुंबई इज थोड़ा बहुत टोक्यो जैसा है और थोड़ा बहुत हांगकांग जैसा है। एक आइलैंड है, यहाँ पे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते जैसे बैंगलोर और हैदराबाद में होता है, जैसे एनसीआर में होता है कि जब भी स्पेस कम हो जाता है दे इंक्रीज द पेरिफेरीज। तो मुंबई हैज अ डेमोग्राफिक चैलेंज, जहाँ पे वो क्या होता है कि अगर हमें एक्सपैंड भी होना चाहिए या तो फिर रेक्लेमेशन करना पड़ेगा या रीडेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में आम तरीके से लैंड नहीं मिलता है टू मेक होम। एंड बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई को हमेशा से आई थिंक ये नीड रही है कि रीडेवलपमेंट वो करे बहुत ही अर्ली इन द डे। अगर आप पूरा बांद्रा, खार, जुहू देखेंगे तो दोज यूज टू बी ट्रेडिशनल बंगलोज। जो प्लॉटिंग स्कीम हम आज देख रहे हैं इन द जेवर साइड, वो पहले खार, बांद्रा, सांता क्रूज में होता था मुंबई में। एंड छोटे छोटे बंगलो होते थे 200-300 स्क्वायर मीटर के, या जो आज के 2000-3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज होते थे, और वहाँ पे बंगलोज होते थे। पहली जो रीडेवलपमेंट हुई थी मुंबई में वो छोटी छोटी बंगलों को लेके उनको बिल्डिंग्स बनाने के लिए हुई थी, विच वाज ग्राउंड+7, ग्राउंड+8 स्ट्रक्चर्स। एंड आज वो ग्राउंड+8 structures are moving to taller buildings with more FAR and more space for existing tenants and new tenants to come in. तो मेरे हिसाब से हम दोनों कर सकते हैं, हम रेक्लेमेशन भी कर सकते हैं और रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एंड दुबई इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर रेक्लेमेशन, क्योंकि अगर आप पाम्स देखोगे, उनकी नई पाम्स देखोगे, वहां पे काफी कुछ रेक्लेम लैंड पे उन्होंने काम किया है। जी, तो गुलाम साहब एक छोटा सा जवाब आपसे भी चाहूँगा कि जब खैर रिक्लेमेशन की हम बात करते हैं, जिन जो उदाहरण मैंने भी दिया, इनफैक्ट विनीता भी जिनकी बात करें, तो वो बहुत जिसे कहें कि हाई स्केल है कि रिक्लेम करके आपने बनाया क्या, बीकेसी रिक्लेम करके आपने बनाया क्या, पाम जुमेरा रिक्लेम करके आपने बनाया क्या, मरीना बे सैंड्स, तो ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गई। लेकिन क्या रिक्लेमेशन करेंगे तो जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर वो गणित मतलब फाइनेंस वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब रिक्लेमेशन आपके लिए एक महंगी प्रोसेस पड़ेगी रादर देन रीडेवलपमेंट। ये जस्ट मेरा एक अपना थॉट है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। रीडेवलपमेंट जो आसान चीज़ है बनिस्बत रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि रिक्लेमेशन एक कुदरत के ख़िलाफ़ जाता हुआ प्रोसेस है कि आप समंदर में एंटर कर रहे हो और लैंड समंदर से हासिल कर रहे हो।
तो उसका अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको पूरी तरह से मैनेज करना बहुत आवश्यक है। और आप दूसरी बात ये भी समझें कि रिक्लेमेशन ये ओवरनाइट नहीं होता। अगर बात सिंगापुर की हो रही है तो सिंगापुर गवर्नमेंट रेगुलरली रिक्लेमेशन करती चली जाती है, और आज जहाँ पर रिक्लेमेशन जहाँ पर रिक्लेम प्रोसेस शुरू किया है उसके 4 या 5 साल बाद आपको वहाँ पर सैचुरेटेड लैंड दरिया अवेलेबल होती है। उस पर फिर आप जो आप चाहो वो तैयार कर सकते हो, लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट से लगा हुआ पहलू है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज़ तो रिक्लेमेशन को लेके वो बात। और दूसरी चीज़, अगर हम हमारा कंपैरिजन, अगर हमारा मवाजना केवल रीडेवलपमेंट विज़ावी रिक्लेमेशन है, तो इसमें सबसे बड़ा पहलू तो ये आता है कि रिक्लेमेशन टिपिकली गवर्नमेंट ओन्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को इस बात की परमिशन नहीं होती कि जहां मर्जी है वहां पर डंप करके अपनी खुद की ज़मीन तैयार की जाए। तो ओनरशिप उमूमन गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट फिर वो वेरियस यूजेज के लिए उसको इस्तेमाल करती है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है आपका सारे का सारा जो कोस्टल रोड है, उसमें से 72 हिस्सा जो है वो समंदर में तैयार किया गया है और उसके एवज में कई सारी लैंड क्रिएट हुई है जिस पर प्रोमेनाड तैयार किया है। आज आपने जो तकरीबन 9-10 किलोमीटर लंबा प्रोमेनाड आप देख रहे हैं साउथ मुंबई से बैंड्रा तक चला आता हुआ, वो सारे का सारा रिक्लेम लैंड है। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पर आप किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सबसे रीसेंट एग्जाम्पल रिक्लेमेशन का ये है। लेकिन वहां पर आप केवल गार्डन्स या पब्लिक आवाम की सुविधाओं के लिए जो सारी चीज़ें मुयस्सर करवाओगे, मुहैया करवाओगे, वही वहां पर आएंगी, क्योंकि यहाँ अब इन्वायरमेंट का कारण आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये भी समझना है कि टिपिकली जब हम रिक्लेम करते हैं तो एक दिक्कत आती है कि जो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं आप उसको कैसे मैनेज करोगे। और अगर आगे चल के अगर समंदर 1-2 सेंटीमीटर 1-2 इंचेस ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होगा? तो समंदर, हम ऐसे भी हर बरसात में हम कर्ज करते हैं कि बम्बई पानी भर जाता है वगैरह। तो मुंबई जैसे शहरों के लिए हालांकि रिक्लेमेशन के अलावा कोई ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन रिक्लेमेशन इटसेल्फ बहुत ख़तरनाक चीज़ है जी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि गवर्नमेंट ने पिछले चंद दहाइयों में जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, चाहे वो अटल सेतु हो, इस प्रकार के कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके कारण मुंबई अब एक आइलैंड सिटी नहीं रहा। मुंबई का रेस्ट ऑफ द सिटी से एमएमआर रीजन से कनेक्ट इतना बेहतरीन हो गया हुआ है कि अब आपको शायद रिक्लेमेशन करना की मजबूरी नहीं रही। तो इसी से जुड़ता हुआ सवाल, कमिंग बैक टू द रीडेवलपमेंट की, जैसे आपने कहा कि अब हम एक आइलैंड नहीं रहे और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि आपके पास जो फार रीच्ड लैंड थी वो खुल गई है। तो जब वो चीज हो गई है तो हाउसिंग वहां करना बेहतर है या फिर जो हम रीडेवलपमेंट वाली मॉडल, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपकी रिपोर्ट कह रही कि इसमें 8 से 11 साल का वक्त लगता है ऑन एन एवरेज, जो कि एक बड़ा वक्त है। आप एक फ्री लैंड पे घर बनाएं तो अगर सब समय पे हो जाए तो 5, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, लेकिन यहां पर समय ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो देखिए, पहली चीज़ तो चूंकि अब हम आंकड़ों की तरफ आ रहे हैं तो इस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो आपने 44,000 के आसपास का जो आंकड़ा बताया, जो रीडेवलपमेंट सोसाइटीज़ के कारण नए मकान मार्केट में बिकने के लिए आएंगे, ये ओवरऑल जितनी इन्वेंट्री है मुंबई में पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि 40 से 50,000 सालाना नए मकान आते हैं जो डेवलपर बना के बेचते हैं। तो ये इसका अगर आप अगले 5 साल पर भी अगर इस पर नज़र डालें तो ये इसका शायद एक 10-15% से ज़्यादा का नंबर नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई आ रही है वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके कारण मार्केट में कोई उथल पुथल आ जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि बिल्कुल सही कहा हमने कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो हमारा मदरलैंड है उससे आइलैंड को कनेक्ट करने की वजह से अफोर्डेबल लैंड पार्सल अवेलेबल है आज दूर दराज इलाकों में। लेकिन इससे एक और चीज़ जो फिर भी सवाल नहीं हो रही है कि अगर मेरी इमारत पुरानी हो चुकी है और मुझे उसका कुछ करना है, मुझे उससे एक बेहतर इमारत बना के अच्छे अगले 60-70 साल की मुझे एक रिस्क अवर्स प्रॉपर्टी बना के तैयार करनी है, तो उसके लिए मेरे पास वो ऑप्शन तो नहीं है कि जहां हम नई लैंड पर नया मकान बनाएं। अब इसी चीज़ को
प्रॉपरली फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसका फल है कि आज रीडेवलपमेंट एज अ बिजनेस थ्राइव कर रहा है, उसकी एक लहर सी उठी हुई है। तो उसकी सुविधा हम आप जैसे लोगों को जो पुराने मकानों में रहते हैं, तो उन पुराने मकानों को बना के नया करने के लिए ये रीडेवलपमेंट है। इसके लिए जो नई लैंड है वो फिर भी इतना कोई मुझे, अगर मैं पुराने सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे नई लैंड से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी बिल्डिंग अगर मैं रीडेवलपमेंट करूँ तब बात बनी। ओके, तो विनीता ये बताइए कि एक होता है जो फ्रेश प्रोजेक्ट बनता है और एक होता है कि हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी को एक्वायर किया जा रहा है और उसके बाद तमाम तरह के कंसेंट आपने लिए, बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन जैसे गुलाम साहब कह रहे हैं कि अभी जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं उसमें प्रोसेस काफ़ी आसान बनाई गई है। बट मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्योंकि इन सब से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जो डेवलपर इसे करता होगा सबसे पहले देखता होगा गणित लगा के अपने पेपर्स पे कि ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है कि नहीं। अगर वो फ़ायदे का सौदा है तो आगे बढ़े, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ एनी डे अ बिजनेस, और नहीं है तो फिर बात बनती नहीं है। वो गणित क्या कहता है? तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है इज दी लोकेशन। रीडेवलपमेंट क्यों होती है एंड व्हाई डू पीपल गेट इनटू रीडेवलपमेंट? अगर आप आज बॉम्बे देखते हैं तो अगर आप खार बैंड्रा सांता क्रूज में अगर आपको घर चाहिए, वहां पे कोई लैंड है नहीं, तो यू हैव टू मूव इनटू रीडेवलपमेंट। एंड वहां पे रीडेवलपमेंट इसलिए चलता है क्योंकि जो नया रूल्स है, अगर हमने एक प्लॉट पे अगर 1 FSI कंज्यूम किया है, एज पर द न्यू रूल्स यू कैन गो ऑल द वे अप टू 3.5 FSI। तो वो FAR आने से क्या होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के साथ स्प्लिट होती है। एंड अज्यूम कीजिए कि 1 FSI एंड 3.5 न्यू, मतलब 2.5 FSI होता है। दैट 2.5 FSI is split between the existing members and the new redevelopment that happens over there. On an average, between 30 to 40% more is given on the existing area, which in some places it वो all the way up to 80 और 90% भी हो जाता है। तो अगर ये मैथ होता है एंड अगर वहाँ की सेल प्राइसिंग में एक डेवलपर को 20 और 25% की प्रॉफिट मिलती है ऑन कैलकुलेशन, तो प्रोजेक्ट वायबल होता है। लार्जली अगर आप सिटी में देखते हैं, रीडेवलपमेंट इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि आप वही लोकेशन में जहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग घर है, वहां पे आपको एक बड़ा घर मिलता है। अदर पीपल जिनको एक एस्पिरेशन है कि ये लोकेशन और ये स्ट्रीट में रहना है, उनको वो सप्लाई मिल जाती है टू गो एंड बाय अ होम। एंड जो एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विथ स्कूल्स, विथ रेस्टोरेंट्स, विथ लाइफस्टाइल मॉल्स, उसका एक्सेस इजीली हो जाता है। बॉम्बे जैसे सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है द ट्रैवल। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर आए और भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कोई नहीं चाहता कि वो अपना मैक्सिमम टाइम ट्रैवल करते हुए बिताए, स्पेशली इन बीइंग इन द सिटी सेंटर्स। दिल्ली में जो गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट कर रही है, लार्जली जो DDA और NVCC कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है कि वो मेन सेंट्रल सिटी में अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट होम बनाए, जो दिल्ली की बहुत इम्पोर्टेंट नीड है। अगर हम देखें ट्रेडिशनली पुराने जो कोठियां थी GK में, जो ग्राउंड+1 स्ट्रक्चर है, उनकी भी रीडेवलपमेंट होती ही रहती है ऑन वेरी स्मॉल स्केल, जहाँ पे वो ग्राउंड+5 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। बट दोज आर नॉट स्केलेबल मॉडल्स। If the Delhi government comes up with a public partnership between DDA and NBCC, so दिल्ली की स्काईलाइन और दिल्ली की जो मेन दिल्ली की जो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। विच आई अग्री विथ व्हाट गुलाम जिया जी इज सेइंग के रीडेवलपमेंट इन नो वे रिड्यूसेस और टेक्स अवे फ्रॉम लैंड डेवलपमेंट। क्योंकि क्या होता है कि जब रीडेवलप हम करते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स टेक क्लोज टू 40-50% ऑफ न्यू FAR। उसके बाद जो बचता है इंक्रीमेंटल जो सप्लाई, वो काफी कम होती है। इट इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर टू इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ प्योर लैंड डेवलपमेंट। एंड वो एक वो सिटी की जो पूरी चार्म होती है, उसको खाली वो एड ऑन करती है। बिकॉज जब भी आप कोई रीडेवलप करते हो, आप एक एग्जिस्टिंग डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर को निकाल के एक बढ़िया सी नई स्ट्रक्चर बनाते हो, विच एड्स टू द चार्म इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। It in a way changes and makes the city to look new, and it brings this new it brings a new enthusiasm to kind of consistently keep a city young. That is why redevelopment is something that government should always promote.
पर गुलाम साहब, एक जो अमूमन हम सुनते रहते हैं कि रीडेवलपमेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्य मुद्दा ये रहता है कि पहले तो जाइए सोसाइटी से बात कीजिए, सोसाइटी के तमाम मेम्बरान्स को आप समझाइए, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स होती है। फिर सुनते हैं कि बहुत सारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी कह लीजिए अलग अलग तरीके के लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो जाके उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। फिर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर उसमें सरकार का भी जो भी रोल है वो भी आ जाता है। तो इन एंड ऑल वो सिर के बाल नोचने जैसी स्थिति बन जाती है। पर आप जो कह रहे हैं कि अब जो कि नए रूल्स आए हैं वो इसको और बेहतर बनाते हैं, ज़्यादा वाइबल बनाते हैं, तो मैं पहले के मुकाबले अभी वाली स्थिति को थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा कि क्या बदलाव हुआ है कि लोग सोचे कि चलो मैं रीडेवलपमेंट करूँ, और पहले जैसे कुछ स्पेशलाइज लोग ही इसे करते थे या डेवलपर करते थे, अब ये हर डेवलपर शायद सोचे कि चलो एक दो बिल्डिंग मैं भी रीडेवलपमेंट में बना लूँ। थोड़ा सा लंबा सवाल है आपका, कोशिश करूंगा कि जितना हो सके कंसाइज इसका जवाब दूं। अगेन हमारे रिपोर्ट की तरफ इशारा करना चाहूँगा। हमने पिछले 6 साल का पूरा मवाजना किया है, उसमें 2000 से लेके 2003 तक का जो वक्फा था, इसमें मोस्टली छोटी छोटी सोसाइटीज़, और वही वजह है कि मुंबई का नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, मतलब उसी में से 75% रीडेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे गोरेगांव, बोरीवली, मलाड, कांदिवली, ये सब इलाके में पहली जो वेव या पहली लहर आई थी वो इन इलाकों तक सीमित थी। और उसका कारण ये था कि पहली चीज़ तो ये सोसाइटीज़ छोटी थी। क्विक टर्न अराउंड जिसे हम कहते हैं कि आपने उठाई सोसाइटी, 4 साल के दौरान में मुकम्मल कर दी। अगली डेवलपर की तरफ से मैं बता रहा हूँ, डेवलपर को जैसे ही उसने डीए साइन किया, 3 साल में एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, 11-12 मंजिले की इमारत बना के आगे बढ़ना है, दूसरी बनानी है। तो ये वो वक्फा था जब डीसीपीआर को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट या समझा नहीं गया था। तो उस दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है क्लस्टर रीडेवलपमेंट। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को अगेन आज मुंबई में तकरीबन शायद 15 से 18 साल हो चुके हैं। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा फैलाव हासिल करे, ये जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो 33(7), 33(9), 33(11) इतने सारे क्लॉजेस डीसीपीआर में डाले गए हैं, वो इन सारे एक एक पहलू को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। और अब जब लोगों ने उसके इम्पोर्टेंस को समझा है तो अब उसको बेहतर तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एक वक्त था जब छोटी छोटी इमारतें ही बन रही थी, जैसा मैंने बताया। अब लोग चाहते हैं कि अगर उनकी एफएसआईज बढ़ रही हैं, उनको बेहतर एरिया मिल रहा है, तो वो क्लस्टर बनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। एक वक्त था तकरीबन 15 साल तक क्लस्टर के सारे मुंबई में रूल होने के बावजूद 3 या 4 से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाई देते थे। अब जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट की जो लहर उठी है, उसमें कई सारे, ये जो मैं 910 पिछले डीएस की बात कर रहा हूँ पिछले 6 साल में, उसमें कम से कम 25 से 30 तो मैं जानता हूँ जो क्लस्टर बना के लोग तैयार कर रहे हैं, सोसाइटी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी जो एक नया एक अंडरस्टैंडिंग आई है इस सब्जेक्ट को लेके, उसके कारण बहुत सुविधा डेफिनेटली हुई है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या डेवलपर ही बेहतर पोजीशन में है इन सारी चीज़ों को समझने और एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक वक्त था अगेन जिस तरह क्लस्टर रीडेवलपमेंट, उसी तरह सेल्फ रीडेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था आज से कुछ 10-12 साल पहले। लेकिन कम से कम क्लस्टर में 3-4 केस स्टडीज थे। सेल्फ रीडेवलपमेंट मुझे कोई केस स्टडी दिखाई नहीं दी। हालांकि उससे पहले जब ये सारी चीज़ें एक फॉर्मली स्ट्रक्चर के तौर पर आई थी, उससे पहले सेल्फ रीडेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमने अपनी रिपोर्ट में साइट भी किए हैं। जब गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स स्ट्रक्चरली इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तब ये हो रहा था, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन आज ये है कि आपको ये समझना है, पहली चीज़ तो डेवलपमेंट के लिए डेवलपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले जो लाइजों, अब आपको कौन समझाएगा कि 33(7) करना है, 33(9) करना है, 33(11) करना है, किस में आपका फ़ायदा ज़्यादा है? ये चीज़ आपको एक डेवलपर बेहतर तौर पे समझा सकता है, बिकॉज वो कल जाके वो सारे अप्रूवल, सारे परमिशंस वो लाने वाला है। सोसाइटी को अपने तौर पे, हालांकि आज जो आई थिंक कुछ चंद महीनों पहले, शायद 1.5 महीना पहले, हमारे चीफ मिनिस्टर ने दोबारा सेल्फ रीडेवलपमेंट पर फोकस किया है और कई सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ लॉन्च की गई हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करता है यहाँ पर, वो है कि आप रीडेवलपमेंट जब कर रहे हो, अपने जेब से पैसा लगा रहे हो, तो उस पैसे को आप दोबारा रिकूप कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
सोसाइटी पुरानी सोसाइटी है जहाँ पर बहुत करके चांसेस हैं कि रिटायर्ड लोग रहते होंगे, बिकॉज अगर 30-40 साल 45 साल से वहाँ रह रहे हैं तो वह सीनियर सिटीजन्स की भी काफ़ी परसेंटेज शेयर होगा। शायद पेंशनर्स होंगे, शायद उनके पास इतने साधन ना हों कि अपने जेब से पैसे लगाकर उस मकान को मुकम्मल करें। तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ बना रही है इससे आपको शायद लोन तो मिल जाए, लेकिन उस लोन को दोबारा फेरने के लिए, उसे दोबारा रिटर्न करने के लिए भी तो आपके पास साधन चाहिए। तो ये सब के लिए आपको एक डेवलपर का रोल ऐसा इनएविटेबल हो जाता है कि आपको एक डेवलपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपर ही वो शख्स है। अगर आपने मान ले सेल्फ डेवलपमेंट भी किया, सेल्फ डेवलपमेंट करने के बाद आपकी बिल्डिंग में शायद आपके पास 15-20 मकान मिले जिन्हें बेच के आप अपना इंटरेस्ट पे करोगे या अपने सारे जो आपने लोन लिया है उससे आप रिटर्न करोगे, लेकिन अगर वो मकान बेचने में आप नाकाम रहे तो ये कोई जिनसे आपने डेट लिया है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक, पीएसयूज या जो भी हो, वो इंतजार तो नहीं ना करेंगे। ठीक है, एज ए सिक्योरिटी वो मकान और शायद टेक ओवर कर ले, लेकिन केवल उन्हीं मकानों तक ही तो सीमित नहीं है आपकी जिम्मेदारी। तो ये समझना कि सारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग है, विनीता आई एम श्योर बेहतर तौर पे समझाएंगी, वो फाइनेंस की एक्सपर्ट है। लेकिन ये जो डेवलपर रोल प्ले करता है, सबसे पहले फाइनेंसेस का, एग्जीक्यूशन का, मार्केटिंग का, ये सारे रिस्क एक इंडिविजुअल सोसाइटी को अपने तौर पे अपने कांधे पे उठाए फिरना बहुत कठिन है। और ख़ास तौर से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि रियल एस्टेट साइक्लिक बिजनेस है, और अगर इस समय तेज़ी चल रही है, और जो कि चल रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से लगातार तेज़ी बनी हुई है, अगले साल 2 साल में अगर मंदी आनी है तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जो इतना बुरी तरह से शिकंजा कसेगा कि उन सब के सब पर्सनल गारंटीज, पर्सनल जो उन्होंने जमा पूंजी शायद ज़िंदगी भर की है, वो सब उनके हाथ से छूट जाएगी और एक बैड एसेट क्रिएट होगा। तो इसके चलते मैं तो इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि डेवलपर एक बहुत नेसेसरी इविल है, चाहे पसंद करें ना करें, लेकिन डेवलपर को दरमियान में रखना इन सारे चीज़ों को समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट अपने आप में बहुत क्रिटिकल प्रक्रिया है और उसमें बिल्डर का रोल तो है ही, लेकिन विनीता यहाँ पर एक जो पुराने उदाहरण हमारे सामने हैं वो बड़े दुखद हैं, जहाँ पर बिल्डिंग, क्योंकि होता क्या है, बिल्डिंग जैसे ही रीडेवलपमेंट में जाती है पहला काम जो होता है कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको किराया दिया जाता है कि जब तक ये बनेगा। और इसीलिए इन दिनों मुंबई में एक जो आम धारणा हो गई कि इस समय रेंटल बहुत हाई हैं और उसका एक जवाब निकल कर आता है कि रीडेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो किराया आपको मिल रहा है डेवलपर की तरफ से, थोड़ा आप अपनी जेब से मिलाएंगे तो ऑफ कोर्स वो रेंटल बाजार में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो रेंटल पे रहते हैं 1-2 साल तो किराया मिलता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्हें किराया मिलना बंद हो जाता है, बिल्डिंग जितनी बनी उतनी बनी, और फिर वो एक एंडलेस होप की तरह हो जाती है कि बिल्डिंग लटकी हुई है, आपका घर भी टूट गया, आपको किराया मिलना भी बंद हो गया, और उसके बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं सालों साल कि आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट से बनती हुई दिखेगी। क्या अब जो ये नई वेव है, जो नए रूल्स हैं या नया वक्त आ गया है, अब रेरा भी है, ये भी समझना चाहूँगा कि क्या रीडेवलपमेंट में भी रेरा में क्या स्कोप है, और क्या अब वो जो लोगों की एक चिंता रहती है, क्योंकि जितने लोग हमसे बातचीत करते हैं, जितने लोग हमारे पास सवाल भेजते हैं, वो यही कहते हैं कि रीडेवलपमेंट में जाना तो चाहते हैं लेकिन डर बहुत लगता है पुरानी चीज़ें देख के और सुन के। ये तो एकदम आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, आई थिंक सो, एंड ये एकदम सही है। द चॉइस ऑफ द डेवलपर फॉर रीडेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड मैं एब्सोल्युटली गुलाम जिया जी से सहमत हूँ कि सेल्फ रीडेवलपमेंट इज एन इविल दैट सोसाइटीज कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो फंडिंग नहीं मिलती है सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए, आप जितनी मर्जी चाहे ट्राई कर लो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेसफुल होता है सोसाइटीज के लिए, स्पेशली अगर वो रीडेवलपमेंट अटक जाए फॉर वॉट एवर रीजन। तो सोसाइटीज कैन नॉट जस्ट लूज देयर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, बट दे विल प्रॉब्ली लूज अ लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ उनकी वेल्थ। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट स्टिल नीड्स अ लिटिल बिट मोर मेच्योरिटी, क्योंकि 2-3 चीज है। अ डेवलपर इज नॉट जस्ट एक बंदा जो आपको अप्रूवल लाके देता है, वो बंदा होता है जो लाइफ लॉन्ग लाइबिलिटी लेते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, टूवर्ड्स द डिजाइन, टूवर्ड्स मेकिंग सेल्स एंड ऑल्सो ensuring कि वो बिल्डिंग इज compliant with all needs of construction. बहुत ही कम एम्फसाइज होता है ये, बट एक फैक्ट है कि खाली अप्रूवल लाना इज नॉट डेवलपमेंट।
एक पूरी बिल्डिंग की साइकिल देख के उनको खत्म करना, उनको बेचना और फिर हैंडओवर करने के बाद अगर कोई चैलेंज आता है उसके लिए खड़े रह के उनको उनको सॉल्व करना, वो एक डेवलपर की एक्चुअली मेजर रोल होती है। अम, अ, जो आपका सवाल है और जो हॉरर स्टोरीज थी इन द पास्ट, मेरे को बचपन से सिखाया गया था कि अ, अगर कुछ बहुत ही अच्छा साउंड करता है एंड इट बी ट्रू, उसमें हमेशा कोई दिक्कत होती है। एंड अगर आप वो सारे रीडेवलपमेंट्स देखेंगे जहाँ पे हॉरर स्टोरीज है, वहां पे जो सोसाइटी ने टर्म्स साइन किए हैं, दे आर ऑल टू गुड टू बी ट्रू। एंड वो आज भी हम देख रहे हैं जहाँ पे ऑपर्चुनिस्टिक होने के लिए समटाइम्स सोसाइटी साइनिंग विथ सम डेवलपर्स जहाँ पे उनको वो शायद उनको कभी मिले भी नहीं, बिकॉज द मैथ जो गणित है इट डजंट एड अप टू मेकिंग दैट बिल्डिंग एट दैट कॉस्ट एंड एट दैट एट द टर्म्स ऑफ रीडेवलपमेंट। बट फिर भी सोसाइटीज जो है अंडर द डिस्गाइज और ऑन द एडवाइस के मार्केट का सेल प्राइस बढ़ेगा, चीजें होंगी, बहुत ही तेजी है, तो ये बिल्डिंग का सेल प्राइस आज क्यों 40,000 होना चाहिए, वो तो 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। अंडर दैट फॉल्स प्रिटेक्स वो जाके किसी के साथ भी साइन करते हैं। इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी कमिटीज दैट वो अपनी हालत खुद पहले समझे, फिर किसी डेवलपर को दे, और वही डेवलपर को दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने रीडेवलपमेंट किया है, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है अगेंस्ट वेरियस साइकिल्स। रियल एस्टेट बीइंग साइकिल, इट इज ऑल्सो वेरी ओपन टू वेरियस रिस्क, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आईएलएफएस हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी हुआ था। It has all resulted in pricing changing, and in that situation cost also going up, and a developer should be chosen as cost bhi bade, should be able to finish your building and give you your new home. एंड वो जो है ना, वो डिसीजन मेकिंग फॉर सोसाइटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां पे क्या होता है, हॉरर स्टोरीज आ जाती है। तो मेरा तो ऑनेस्टली सारे सोसाइटीज को हमेशा यही होता है कि आप प्लीज कोई प्राइस अपसाइड मत लीजिए, आप कॉस्ट अपसाइड लीजिए और उसके बेसिस पे उस डेवलपर को प्रोजेक्ट दो, ताकि आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी हो कि ये बिल्डिंग वो डेवलपर खत्म करेगा। अगर सोसाइटीज ये सोचे कि उनकी प्लॉट सोने की खान है और उनसे ज्यादा वैल्यू किसी और की नहीं होगी, तो जी फिर वो प्रोजेक्ट हॉरर स्टोरी 100% बनेगा। राइट। इनफैक्ट गुलाम साहब की जो रिपोर्ट है वो भी इंडिकेट करती है कि सर्टेन टाइम जो थोड़े से जिसे कहना चाहिए कि अनवाइबल जो शब्द यूज़ कर रही है, मतलब लालच आ जाता है सोसाइटीज़ के अंदर भी, उनके हाँ, मेम्बरान्स में भी, कि भाई हाँ ये ले लेते हैं, इतना बड़ा मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। एक आध दो लोगों को शायद जिसे कहते हैं कि सेट कर लिया, एक टर्म यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन वहाँ पर रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, वो ये रिपोर्ट कह रही है। एक गुलाम साहब आपने जिक्र एंड किया। एंड जी हाँ जी सॉरी मैम विपिन जी, बोलिए। एक और चीज है उसमें, ओके, हाँ हाँ। कि जब सोसाइटीज डेवलपर को स्क्वीज करते हैं टू काइंड ऑफ टेक मैक्सिमम इन द नेगोशिएशन, एंड हर 2 मिनट में वो अपने नेगोशिएशंस बढ़ाते जाते हैं, डेवलपर भी एक पॉइंट के बाद आ जाता है कि हाँ आप पहले साइन करो, बाद में डेवलप तो मुझे ही करना है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो वो भी चैलेंज हो जाती है विद सोसाइटीज ट्राइंग टू बी एक्सट्रीमली जी जी वही। अपॉर्चुनिस्टिक। और फिर वही हॉरर स्टोरीज जो आपने कहा है, क्योंकि एक बार अगर वो घर टूट गया, वो लैंड खाली हो गई, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, अब आप निपटते रहिए। एक जो गुलाम साहब आपने भी जी जी जिक्र किया क्लस्टर रीडेवलपमेंट का, एनआईसी के, आपने एक नीचे इसमें बड़ी सी टेबल दी अपने रिपोर्ट में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो सोसाइटीज़ के लैंड है वो से 0.25 एकड़, यानी एक चौथाई ऑफ द एकड़ उससे शुरू होते हैं, मेजॉरिटी में आधा एकड़ तक चले जा रहे हैं, कुछ एक के ऊपर जाते हैं, और 2 के ऊपर तो बहुत ही रेयर हैं, वो भी अभी अभी के कुछ 2-4 उदाहरण हैं जो 2024-25 के हैं। ऐसे में जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, मतलब आज के जो प्रोजेक्ट हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्रिल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग उसकी कीमत देना भी पसंद करते हैं, तो क्लस्टर रीडेवलपमेंट विल बी द ओनली आंसर? अदरवाइज वही होगा कि छोटे सी जगह पे आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओगे, या तो लंबी, जैसे एक बार मुझे याद है
कौन से कोई मुख्यमंत्री थे एग्जैक्टली चौहान साहब ने कहा था किसी और ने कि अगर मैं ये सारे प्रोजेक्ट को हाँ कर दूं तो मुंबई में पेंसिल्स जैसी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो शायद वो चीज़ इसको रिलेट करेगी कि आपको थोड़ा बड़ा प्लॉट चाहिएगा, और उसका एक ही जवाब है क्लस्टर रीडेवलपमेंट, पर उदाहरण उसके बहुत कम है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपके पिछले सवाल पर एक छोटी सी टिप्पणी हाँ, करने के ज़रूर, बाद इस बिल्कुल, सवाल की तरफ मैं बिल्कुल। तवज्जो दूंगा। और चूंकि हमारा इस रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद यही था जो विनीता अभी बता रही थी, उसी चीज़ को मैं थोड़े से अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो फिजिबिलिटी, जैसा आपने भी कहा और शायद तकरीबन हर शख्स जानता है कि रीडेवलपमेंट में 8 से 10 साल का समय तो दरकार होता है। अब इन 8 से 10 साल के समय में मार्केट के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसा हमने देखा, जो बात हो रही थी कि जब आपके किसी मेंबर के जहन में ख्याल आता है कि रीडेवलपमेंट किया जाए, उसके बाद फिर आप एजीएम वगैरह करते हो, 79A पहला अप्रूवल होता है, 79A है, उसके बाद फिर डीए है, डीए के बाद PAAA है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जबकि बिल्डिंग अभी तक पुरानी वाली जगह पर खड़ी है। PAAA मुकम्मल होने के बाद आप अपने मकानों की कुंजियाँ डेवलपर के हवाले करते हो, उसके बाद फिर डेवलपर सारी कुंजियाँ इकट्ठा होने का इंतज़ार करता है, तब जाके वो बिल्डिंग तोड़ना शुरू करता है। तो इस समय को इस प्रोसेस में कम से कम 4 साल तो लग ही जाते हैं। और जैसा आपने बताया पहले कि अगर दो पार्टीज हैं एक दूसरे से लड़ रही हैं तो शायद ही अगले 40 साल तक भी ये स्टेज ना आ पाए। तो मान लें आपने डेवलपर फाइनलाइज कर लिया, PAAA हो चुका, अब डेवलपर को कम से कम 3 से 4 साल का समय तो आप दोगे खूबसूरत सी अच्छी सी बेहतरीन बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये सारा जो समय, ये पूरी टाइमलाइन जो है, ये 8 से 10 साल कहीं नहीं गए। अब इन 8 से 10 सालों में आपको ओवरलैप करना होगा कि रियल एस्टेट साइकिल कैसे परफॉर्म कर रहा है जी। अब रियल एस्टेट साइकिल जो है, इसे भी हम जानते हैं 10 से 12 साल का एक एक साइकिल होता है। और अगर आप प्रॉपर्टी में उस समय डीए साइन कर रहे हो जब प्रॉपर्टी प्राइसेस पीक पर हैं, आपका साइकिल पीक पे चल रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए कि आप अब फेल करने वाले हो। और अगर उस समय, और चूंकि जैसा अब बात करते हैं वो ग्रीड की, उस लालच की अगर हम बात करें कि हर सोसाइटी ये चाहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना डेवलपर से स्क्वीज़ कर ले, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम डेवलपर्स का भी है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो चला है कि आज ना सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, दिल्ली के डेवलपर्स आके रीडेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े डेवलपर आज एक रीडेवलपमेंट करते दिखाई दे रहे हैं आपको मुंबई में। तो ये मसला है कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि डेवलपर आज एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजिशन में है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं या प्रोमिसेस किया चला जा रहा है, और वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। हमारा इस रिपोर्ट को लिखने का मकसद लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि खबरदार, आप जहां इस समय खड़े हो मार्केट अपने पीक पर है। अगर आज आपने लालच में आके डेवलपर का वो आखिरी खून का ख़तरा निचोड़ लिया, तो आज से 2 साल 3 साल बाद जब मार्केट गिरना शुरू होगी तो वही खून के ख़तरे आपकी आंखों से टपकेंगे। तो ये चीज़ लोगों को वार्न करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि एज अ सोसाइटी, अगर आपको डेवलपर मान ले 70% भी एक्स्ट्रा की प्रॉमिस कर रहा है तो आप 50 लें, और डेवलपर से कहें कि हमने ये 20 इसलिए टेबल पे छोड़ा है कि कल को अगर मार्केट खराब हो तो हम और आप एज पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। तो ये जो माइंडसेट है, ये चेंज होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से 4 साल पहले जो सोसाइटी साइन हुई है वो बहुत खूबसूरती से आज मुकम्मल हो रही है, क्योंकि जब मार्केट सही था, नॉर्मल था, अब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हो गया है, और उसके कारण ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। हर वो डीए जो पिछले चंद महीनों में साइन हुआ, मैं उससे रेड फ्लैग करना चाहूँगा कि दोबारा नज़र डालें। डेवलपर, जैसा आज हम सभी कह रहे हैं और विनीता ने भी कहा कि मुमकिन है कि आज से 2 साल बाद वही डेवलपर आपके सामने टेबल पे बैठेगा कि अगर आप 70% के बजाय 50% ना करो तो मैं अगले साल का किराया ना दूं। क्योंकि आप समझ लें, आप दोनों पार्टनर्स हो रीडेवलपमेंट में, सोसाइटी और डेवलपर पार्टनर है, दोनों में से एक भी अगर गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, और दोनों इकट्ठे डूबेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये रिपोर्ट बनाने का वाहिद मकसद यही था कि सोसाइटी को, लोगों को, आपके दर्शकों को ये समझाया जाए कि जिस चीज़ का एक हवा बन चुकी है कि रीडेवलपमेंट मतलब हमारे फ्लैट दुगना बड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा वगैरह वगैरह, शायद मिल भी जाए लेकिन उसी के साथ उतना ही रिस्की है। और उस रिस्क को पूरी तरह समझ के टू लीव समथिंग ऑन द टेबल, अंग्रेजी में मुहावरा है, वो बेहतर अप्रोच है बनस्बत इसके कि आखिरी भी खतरा ड्रॉप का निचोड़ लिया जाए। तो ये चीज़ तो पहले आपके पिछले सवाल के एक्सटेंशन में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब बात आती है क्लस्टर रीडेवलपमेंट की।
बिल्कुल, क्लस्टर अपने आप में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप पेंसिल थिन बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास मदर अर्थ, ये एक टर्म होती है मदर अर्थ आपके पास बहुत कम है। और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में काफ़ी केसेस जा चुके हैं। जो 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 आपको रिजर्वेशन के लिए गार्डन्स वगैरह बनाने होते हैं, कुछ लोगों ने, कुछ डेवलपर्स ने वो टेरेस पे बनाए, गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट किया, कोर्ट में केस चला और आपके लिए ज़रूरी हुआ कि आपको जो आरजी एरियाज़ है वो मदर अर्थ पर देने हैं, जो रिक्रिएशन ग्राउंड वगैरह है वो मदर अर्थ पर देने हैं। और वो सब जब छोटी छोटी इमारतें हैं, पेंसिल थिन हो, छोटे प्लॉट्स हो, छोटे फुटप्रिंट्स हो, तो वहाँ पर ये सब मुमकिन नहीं होता। तो उस समय क्लस्टर की खूबसूरती सामने आती है कि अगर आपने 15-20 इमारतें ऐसी इकट्ठा कर ली जिनके हर तरफ रोड है, ये कुछ और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि आपको रोड्स की पोजीशन भी देखनी होती है। और हमारा खूबसूरत डीसीपीआर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती इस बात पर है कि आपकी इमारत, आपका जो प्रपोज डेवलपमेंट है, जिस रोड पर है उस रोड की विड्थ क्या है। आज से 10 साल पहले ये था कि चाहे रोड कितनी भी नैरो हो, कितनी भी तंग रास्ता हो, उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, पर कल को उसी का सारा लोड हमारे सिविक कम्युनिटीज पे आता था। ये नए डीसीपीआर में ये सारी चीजें अब रोड विड्थ पर डिपेंड कर दी गई हैं। अगर आपके पास एक 15-20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर चौड़ी रोड आपके मकान से लगी हुई है, तो आपको हाइट, आपकी एफएसआईज बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्लस्टर में एड ऑन होती चली जाती हैं और उसके कारण फिर आपको एक बेहतर फैसिलिटी मिलती है, बेहतर क्लब हाउस, ये वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है कि क्लस्टर इकट्ठा किया जाए। लेकिन वंस अगेन, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि क्लस्टर वाहिद तरीका नहीं है स्लम अपना सोसाइटीज डेवलपमेंट करने के लिए, और दूसरे भी कई सारे प्रावधान हैं हमारे डीसीपीआर में जिसके तई आप अपना रीडेवलपमेंट कर सकते हो। क्लस्टर रीडेवलपमेंट उनमें से एक है। राइट। एक सवाल अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बिनीता, वो आपके पास लेकर आ रहा हूँ एट द लास्ट ऑफ द शो, कन्वेंस का। कि ये अब मुझे नहीं पता, गुलाम साहब आप भी बताइएगा कि हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इतनी सोसाइटी रीडेवलप हो सकती हैं और उसमें से इतने हज़ार यूनिट्स निकल सकते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं इस वक्त मुंबई के अंदर जो रीडेवलपमेंट के लिए तो तैयार हैं, 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी, लेकिन आज भी उनके पास कन्वेंस नहीं है। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं, कन्वेंस मतलब सोसाइटी के पास उस जमीन का मालिकाना हक अभी तक नहीं आया है बिल्डर से जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी है, यानी आज भी बिल्डर ही उसी जमीन का मालिक है। और ये एक टेक्निकल पॉइंट है बिनीता मैम। विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। गुलाम जी, आई एम गोइंग टू टेक योर रिकॉर्डिंग जो आपने पहले सवाल का एकदम समरी बनाया था, हाउ सोसाइटी शुड नॉट बी ग्रीडी और इन अपॉर्चुनिस्टिक इन इज राइट वे, एंड आई एम गोइंग टू, मैं चाहूंगी कि सारे डेवलपर्स ये सारे सोसाइटीज को दिखा दे। इट विल एक्चुअली हेल्प देम इन देयर राइट डिसीजन मेकिंग। एंड रही बात आपके सवाल की कन्वेंस की, विपिन जी, कन्वेंस जो है ना बॉम्बे में, एटलीस्ट मुंबई में, एंड आई थिंक कुछ दूसरे शहरों में भी, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज है। बिफोर रेरा काफी स्टेट्स में दो ट्रांजैक्शंस या एंड बिफोर जीएसटी दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते थे। एक तो सेल डीड होती थी और एक कन्वेंस होती थी, या एक फ्लैट परचेस एग्रीमेंट होता था और बाद में सेल डीड होती थी। तो ये जो मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग जो अक्रॉस द कंट्री हुआ है, उसकी वजह से काफी सोसाइटीज के पास एग्जिस्टिंग लैंड की टाइटल नहीं है बाय वे ऑफ लैंड कन्वेंस। और ये लार्जली अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो बॉम्बे की, साउथ बॉम्बे की बिल्डिंग्स है, वहां पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसमें कुछ नहीं होता है, जो एग्जिस्टिंग लैंड ओनर होता है और उसके बाद सोसाइटी होती है, या तो सोसाइटी एग्जिस्टिंग लैंड ओनर को कोर्ट लेके जाते हैं और उसके बाय वे ऑफ डीम कन्वेंस लेके आते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग लैंड ओनर है उनसे वो सेटलमेंट करते हैं एंड द लैंड ओनर बिकम अ पार्टी टू द रीडेवलपमेंट, एंड वो पूरा रीडेवलपमेंट के खर्चे में उनको भी कुछ मिल जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज डन। And to just add to what Gulam ji had said for cluster redevelopment, बॉम्बे में क्लस्टर redevelopment पहले टेक ऑफ नहीं हुआ था बिकॉज क्लस्टर redevelopment के लिए जो नॉर्म्स थी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम साइज ऑफ लैंड एंड इन टर्म्स ऑफ द ईज ऑफ डूइंग इट अंडर द हाई पावर कमिटी, वो उन्होंने काफी स्ट्रीमलाइन किया है। ज्यादातर स्ट्रीमलाइन हुआ है आफ्टर द सीआरजेड एंड बे नॉर्म्स हैव बीन रिलैक्स्ड, जिसके तरीके से पूरा जो साउथ बॉम्बे है हैज कम अप फॉर रीडेवलपमेंट। क्लस्टर रीडेवलपमेंट इज लार्जली डन जहां पे एग्जिस्टिंग सोसाइटी का कंजम्पशन इज मोर देन 2 or 2.2 टाइम्स, क्योंकि उस सिचुएशन में कोई और रेगुलेशन, जहां वो 33(7) हो, 33(5) हो, 33(9), 33(11) हो, वो ज्यादा वायबल होता नहीं है फॉर अ सोसाइटी, एंड दे आर कंपेल्ड टू गो इन फॉर क्लस्टर
जिसके बलौते उनको 5.4 एफएसआई मिलता है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए एरिया वो ज़्यादा बन सकती है। इसलिए क्लस्टर ऑफ लेट बहुत ही पॉपुलर हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो साउथ बॉम्बे की बिल्डिंग्स अभी रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक क्लस्टर में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्जिस्टिंग कंजम्पशन इज़ मोर देन 2.2 टाइम्स ऑफ एफएआर। तो कोई और स्कीम बैठती नहीं है उनके लिए सिवाय क्लस्टर के। जी, तो टू कंक्लूड दिस गुलाम साहब, ये रिपोर्ट जो हमें दिखा रही है कि इतना पोटेंशियल है, जिसका कैपिटल वैल्यू 1300 करोड़ रुपए के आसपास है, इतने घर बन जाएंगे, सब कुछ सही रहा, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज वो 8 से 11 साल का वक्त है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, नियमों से लेकर तो आर्थिक परिस्थितियां, हालात, साइकिल्स, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ। कितना आपको लगता है कि इसमें से हो पाएगा, और यही हमारे मतलब मुंबई जैसे शहर या अन्य शहर जहां पर अब अर्बनाइजेशन का लोड बढ़ने वाला है, उनके लिए ये मॉडल काम करेगा? पहली चीज़ तो मैं ये कह दूं कि ये मॉडल जो आज एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा मॉडल है। मैं ये मानना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेहतरीन, वेरी वेल बैलेंस्ड पूरा अप्रोच है डीसीपीआर में सोसाइटी रीडेवलपमेंट को लेकर। तो उसमें और ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट की मुझे गुंजाइश नहीं दिख रही। सिर्फ एक ही चीज़ जिसका अभी हमने जिक्र किया, जो ग्रीड जिसे कहते हैं, लालच, वो बाद में फियर, डर में तब्दील हो सकती है अगर आपने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाया। वो अगर ना हो तो ये स्कीम अपने आप में बहुत उम्दा स्कीम है। तो अब जैसा मैंने कहा कि अगर डिमांड सप्लाई सिनेरियो, आज डेवलपर ज़्यादा हैं और प्रोजेक्ट्स कम इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो वही उस प्रोजेक्ट के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और इस वजह से मार्केट थोड़ी सी अनबैलेंस्ड। अगर मार्केट बैलेंस्ड हो तो बेहतरीन रूल सेट हमने बना रखे हैं। और एक और चीज़, ये पहली चीज़ तो जो हमारे सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए एक और बेंचमार्क आपके व्यूअर्स के लिए समझना ज़रूरी है कि आपकी बिल्डिंग मिनिमम 30 साल पुरानी होनी है अगर आपको सोसाइटी रीडेवलपमेंट के फ़ायदे उठाने हैं। तो 30 साल से ज़्यादा की बिल्डिंगों का एक और हमने ब्यौरा हमारी रिपोर्ट में प्रेजेंट किया है कि एमसीजीएम, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में 1.5 लाख से ज़्यादा इमारतें 30 साल से ऊपर की उम्र रखती हैं जी। ठीक है, तो आप ये पोटेंशियल समझें, कितना गजब का अजीम पोटेंशियल है। और अगर कोई डेवलपर सिर्फ रीडेवलपमेंट पर भी फोकस करे तो शायद अगले 20-25 साल तक एक कामयाब डेवलपर साबित हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका विनीता ने भी जिक्र किया। साउथ मुंबई में सिर्फ और सिर्फ सीआरजेड ही का प्रॉब्लम नहीं है। साउथ मुंबई में एक और दूसरा भयंकर प्रॉब्लम है जिसके कारण आज भी हम अटके पड़े हुए हैं, वो है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई सुविधा अब तक हासिल ना होने के कारण आपके स्टेक होल्डर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रेंट कंट्रोल का मतलब ये है कि मेरा मकान बहुत पुराना है, पुश्तैनी, जिसे मैंने किसी किराएदार को दे दिया। वो किराएदार प्रोटेक्टेड टेनेंट है और मैं उसे किसी तौर बाहर नहीं निकाल सकता। और वो प्रोटेक्टेड टेनेंट का जो इक्विटी शेयरिंग हो जाती है वो अकॉर्डिंग टू सम हाई कोर्ट रूलिंग्स एटसेट्रा, मैं एज एन ओनर 1/3 मेरे हिस्से में आएगा और 2/3 उस किराएदार के हिस्से में जाएगा। तो जब कोई डेवलपर इस परिस्थिति में आई हुई इमारतों को रीडेवलपमेंट करना शुरू करेगा तो ये दोनों पार्टी से उसको डील करना होगा और वो अपने आप में और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो जैसा विनीता ने बताया, एक चीज़ तो एफएसआई, चूंकि साउथ मुंबई में बेशतर इमारतें 10-12 मंजिले से ऊपर की हैं। अगर आप बोरीवली देखें 2-3 मंजिला इमारतें, बांद्रा खाड़ देखें पुरानी इमारतें बहुत छोटी रही हैं, तो वहाँ पर एफएसआई कम थी, वो इतनी डेंस नहीं थी जितनी साउथ मुंबई की हैं। तो आज भी अगर आप आंकड़े देखिए, हालांकि साउथ मुंबई में चंद एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अगेन एक और एंगल जो मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूं कि हमने जो सारा फोकस किया है ये सारा प्राइवेट सोसाइटीज पर है। एक और कॉम्प्लिकेशन कम से कम मुंबई में आपको दिखाई देगा, वो है म्हाडा रिलेटेड सोसाइटीज कि वो प्रॉपर्टीज जहां पर म्हाडा एज ए स्टेक होल्डर सामने आता है, कि जहां हो सकता है आज से 40 साल पहले म्हाडा ने वो बिल्डिंगें बनाई हुई हों और लोगों को बेची हों। आज वो जब खरीदार वहां के जो ओनर्स हैं वो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि म्हाडा भी उसमें एक स्टेक होल्डर बनेगा। उसके अलावा सेस्ड बिल्डिंग एक और कॉन्सेप्ट रहा है। मुंबई में कई सारी साउथ मुंबई की इमारतें वक्त के साथ ढहने के करीब आ चुकी थीं, तो उनका कंट्रोल सेस के अंडर में म्हाडा के पास चला जाता है कि जहां वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगेन रेंट कंट्रोल एक्ट के कारण एज एन ओनर उनके पास उनके पास पैसे नहीं थे बिल्डिंग को मेंटेन करने, और टेनेंट चूंकि टेनेंट है वो खर्चा नहीं करना चाहते थे, तो ये बिल्डिंगें उस चक्कर में पड़ी रहीं और उसको सेस बिल्डिंग करार दिया गया। तो वहां पर भी म्हाडा का स्टेक आ जाता है, बिकॉज म्हाडा हैज बीन मेंटेनिंग दोज बिल्डिंग्स फॉर सो लॉन्ग। तो साउथ मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेंट कंट्रोल एक्ट और सेस्ड बिल्डिंग्स, बिसाइड
डिस्पाइट CRZ एंड द अदर थिंग्स दैट विनीता वाज टॉकिंग अबाउट। तो साउथ मुंबई के व्यूअर्स जो आपके देख रहे हैं उनको ये भी समझना जरूरी है कि आज भी ये बड़ा कठिन सवाल है। अगर आप म्हाडा की बिल्डिंग्स में रहते हो तो ऑल यू नो म्हाडा विल बी द पार्टी, म्हाडा सारा पूरा स्कीम बनाएगा और आप सिर्फ देखते रहोगे कि आप कोशिश दुआएं करोगे कि आपको बेहतरीन एरिया मिल जाए। अल्टीमेटली डिसीजन म्हाडा का होगा। ओके, चलिए ये भी आपने अच्छे इंसाइट दे दिए द लास्ट ऑफ द शो। सो कुल मिलाकर आई होप कि हमारे दर्शकों को आज समझ में आया होगा, जो मुंबई वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही आया होगा, लेकिन जो दिल्ली के हैं या दूसरे शहरों के भी हैं कि रीडेवलपमेंट का मॉडल क्या है। अब क्योंकि ये नीड ऑफ द टाइम हो गया है, अर्बनाइजेशन का पेस बहुत ज़्यादा है, जहां मान लीजिए कि लैंडलॉक्ड नहीं भी है, मतलब जो दूसरे शहर है जहां एक्सपेंशन हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइम लोकेशन है वो तो प्राइम ही रहेंगी, जो सिटी सेंटर्स हैं वो तो सिटी सेंटर्स ही रहेंगे, और वहां पे रीडेवलपमेंट आज नहीं तो कल शुरू होगा। तो वो स्ट्रीमलाइन हो, वो बेहतर हो, वो कैसे हो, अप्रोच क्या हो, नियम उसके क्या कहते हैं, उसमें किस तरह की वायबिलिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल से लेके अन्य, वो सारा समझना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि ये तो पहली बार हमने बातचीत की है, आगे शायद इस पर और बातचीत करें। और ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट की बात है, लेकिन क्या कमर्शियल बिल्डिंग, क्या अन्य तरह की बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी रीडेवलप हो सकते हैं, ये आगे के सवालों के। लेकिन फिलहाल आज गुलाम साहब आपको, अभिनीता आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस इंटरेस्टिंग शो। बड़ा इंसाइटफुल था, मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला, इनफैक्ट हमारे दर्शकों को भी मिला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। थैंक यू।